देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या चीज है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कौन मॉलिक्यूल रोटेशनल एक्टिव है। ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब रोटेशनल एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से अपना स्पेक्ट्रल लाइंस देते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये कुछ रोटेशनल लेवल है ना, तो ध्यान रखेंगे रोटेशनल लेवल जो होते हैं उनको जे से डिनोट किया जाता है। जे इज द रोटेशनल लेवल। तो जे की वैल्यू यहाँ 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है ना, आगे भी हो सकती है। अच्छा, जे की वैल्यू एक ये भी, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है कि जे कब 0 होगा कब 0 नहीं होगा। तो वो जो है क्वांटम एक्सपेक्ट है, अभी मैं उसकी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, पर ध्यान रखेंगे जे इज अ ग्राउंड लेवल, जे 0। तो रोटेशनल, इसमें कुछ टर्म्स जो है वो मैं बताऊंगा कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं और वहां किस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो रोटेशनल एनर्जी ई रोटेशनल जो होती है वो होती है आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज आई? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको जड़त्व आघूर्ण भी कहते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब जनरेट होता है, आपको पता है रोटेशनल मॉलिक्यूल है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, रोटेट हो रहा है। तो रोटेट होगा तो एक इनर्शिया इनके बीच में जनरेट होगा, और जो जिस स्पीड से होगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यही है ई रोटेशनल। तो सिंपल है, अगर आई और ओमेगा की वैल्यू दी है वहां से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। जनरली वहां से नहीं पूछता, इधर से पूछता है। चलिए, आई क्या है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m1 r1 के स्क्वायर, m2 r2 के स्क्वायर। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो ये मास का क्या है? m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट एटम एंड मास सेकेंड एटम का क्या है? m2। इसी को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं आई इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, वेयर म्यू इज रिड्यूस्ड मास। सबका शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा कितना कितना किसका होता है, याद रख लेना है ताकि आपका आंसर बन जाए। तो म्यू यहाँ क्या है? रिड्यूस्ड मास। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या है वो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अगर हम बात करें एनर्जी की, तो सबसे पहले यहाँ एक और बात होती है एंगुलर मोमेंटम एल की। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, और यही इक्वल होता है एच कट जे इंटू जे प्लस 1 के। जे इज द रोटेशनल लेवल। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर पुट करने से एनर्जी जो आती है वो आती है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है वो जूल में आती है। अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो यहाँ कुछ नहीं, इस पूरे फॉर्मूले पे एचसी से डिवाइड कर दो, आंसर जो है सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। ये जूल में आ रही है बिकॉज ये एनर्जी ही है। सेंटीमीटर इनवर्स में जो आती है वो क्या होती है? वेव नंबर होती है। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी जो है, तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है एनर्जी इज इक्वल टू बी जे प्लस 1। बी क्या है यहाँ पर? ये है बी। इस पूरे टर्म्स को जो है बी से डिनोट किया जाता है। बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। इसका भी शॉर्टकट है कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये बी की वैल्यू है, इसको डिनोट करते हैं ई इक्वल टू बी जे प्लस 1। तो ये बी जे प्लस 1 से एनर्जी निकल जाती है, तो इसकी एनर्जी हम निकाल सकते हैं। चलिए एक करके देख लेते हैं। जे की वैल्यू 0 है, अगर मैं जे की वैल्यू 0 रखूंगा, 0 प्लस 1 1, और ये भी 0, ई की वैल्यू पूरी 0 होगी, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो 0 होती है ग्राउंड लेवल पे। तो ई 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। दूसरी बात, अगर जे की वैल्यू 1 है तब क्या होगा? तो जे की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2। तो इसका जो वैल्यू होगा, मतलब ई 1 की जो वैल्यू है वो कितना होगा? 2b। बी की वैल्यू रहेगी, बी ये पूरा टर्म तो रहेगा ही, केवल जे चेंज हो रहा है। अब जे की वैल्यू अगर 2 है तो 2 रख दीजिए, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 6। तो ई 2 की वैल्यू कितनी होगी? 6b। तो अब आप देखिए हर एक है ना, इसी तरीके से आगे जाएंगे। तो देखिए सिंपल है, जो जिस जे लेवल का आपको एनर्जी चाहिए उस जे लेवल को उसके जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल है। 1 का अगला नंबर क्या है? 2। 2 इंटू 1 क्या हुआ? 2b। 2 का अगला नंबर क्या है? 3। 3 इंटू 2 क्या हुआ? 6b। उसके बाद जे अगर 3 की बात करें तो 3 का अगला नंबर क्या है? 4। 3 इंटू 4 12b, है ना। उसके बाद 4 की बात करें, 4 का अगला नंबर क्या है? 5। तो 5 इंटू 4 क्या है? 20b। तो नेक्स्ट जो लेवल्स आएंगे यहाँ पर, अगर हम 3 की बात करें तो 12b, फिर क्या आ जाएगा? 20b। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। तो ये बिल्कुल याद रखने की और समझने की चीजें, समझ गए, आंसर इसी से बनने वाला है जो भी क्वेश्चन आएगा। अब रही बात लाइंस क्या होती है, तो एनर्जी हो गई। जब कोई मॉलिक्यूल रोटेशन या माइक्रोवेव वेवलेंथ को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है, तो वो ट्रांजिशन करता है। और ट्रांजिशन के लिए हमेशा क्या होता है? सिलेक्शन रूल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सिलेक्शन रूल की बात अगर हम करें किसमें? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो ये होता है डेल जे इक्वल टू प्लस माइनस 1।
मतलब जे के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। या तो एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब होकर ऊपर जाएगी, तो यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से अगले में जाएगी, और अगर वो इमिट कर रही है तो भी यहाँ से यहाँ आएगी, और यहाँ से सीधे यहाँ नहीं आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी। 1 का डिफरेंस होना चाहिए जे में, सिंपल है, यही होता है सिलेक्शन रूल। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक लाइन बनी J0 से J1, ये 0 to 1 का ट्रांजिशन है। वैसे ही 1 से 2, 0 से 2 डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि रोटेशनल का ये रूल है, सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 से 2 का ट्रांजिशन, फिर आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 से 3 का ट्रांजिशन। इस तरीके से ट्रांजिशन होती है। तो इनकी इस लाइन की वैल्यू कितनी है, इस लाइन का की एनर्जी कितनी है, तो इस लाइन की एनर्जी मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, यहाँ 0 थी, यहाँ 2 भी है, तो इसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 2b की एनर्जी लगेगी 0 से 1 में जाने के लिए। 1 से 2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, ये 6b है और ये 2b है, तो कितना लगेगा, 4b लगेगा ऑब्वियसली। बस डिफरेंस, दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस हमको जानना है कि कितनी एनर्जी लगेगी उसको वहां से वहां पहुंचने में। तो ये हो गया 4b। वैसे 2 से 3 में जाना है तो कितना, 6b से 12b जाना है, तो इसके लिए कितना लगेगा, 6b लगेगा। तो अगर मैं लाइंस की बात करूं, आप देखिए यहाँ लाइंस क्रिएट हो रहे हैं। ये रहा पहली लाइन 0 to 1 का, दूसरी लाइन 1 to 2 का, तीसरी लाइन 2 to 3 का, चौथी लाइन 3 to 4 का, पांचवी लाइन 4 to 5 का। ये इस तरीके से लाइंस है। तो आप देखेंगे 0 से 1 में जाने पे कितनी एनर्जी लगी, तो 0 से 1 में लगी 2b की एनर्जी। 1 से 2 में जाने में कितनी लगी, 4b की एनर्जी। 2 से 3 में जाने के लिए 6b, इसके बाद लगता है 8b, और इसके बाद लगता है 10b। तो इसमें एक पैटर्न छुपा हुआ है। वो पैटर्न क्या है कि जब भी कोई लाइंस, ये स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है, उनके बीच की जो गैपिंग है वो 2b की बनती है। हम देख सकते हैं 2b 4b, तो गैपिंग कितनी, 2b। 4b और 6b के बीच में भी गैपिंग कितनी, 2b। इनके बीच में भी गैपिंग कितनी, 2b। इनके बीच में, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं, उन लाइंस के बीच की जो गैपिंग होती है वो होती है 2b की, और यही मेन पॉइंट है यहाँ पे, और यहीं से सारा का सारा खेल शुरू होता है किसका, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एक तो एनर्जी से रिलेटेड कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी बोल सकता है इसमें है। दूसरी बात, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि सेपरेशन बिटवीन लाइंस, सेपरेशन बिटवीन लाइंस जो है वो कितने की है भाई, 2b की है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि इफ द सेपरेशन बिटवीन लाइंस फॉर एनी डायटोमिक HCl मॉलिक्यूल, HBr मॉलिक्यूल, किसी के लिए भी इस 50 सेंटीमीटर इनवर्स, या जूल में दे दिया कुछ भी, ये 50 सेंटीमीटर इनवर्स दे दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसमें से क्या क्या पूछ सकता है। अगर 2b की वैल्यू 50 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में दे दिया तो क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए, तो b इज रिलेटेड टू, आपको पता है किससे रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी पूछ सकता है टोटल, तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी। बी रिलेटेड टू आई, बी रिलेटेड टू म्यू आर स्क्वायर। आर क्या होता है भाई, आर को बोलता है हम लोग क्या, इनके बीच की लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करना ही मेन इसका मतलब है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करना है अगर आपको आर, तो उसके लिए बी की वैल्यू चाहिए, और बी इक्वल टू क्या होता है, h² / 8π² आई। अच्छा, h स्क्वायर होता है, लेकिन अगर मैं hc से डिवाइड करूं तो एक के सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है, और ये हो गया IC, और ये होता है क्या, ये ओके, ये b की वैल्यू है। तो अगर b आपको मालूम है, h आपको मालूम है, 8 पता है, पाई पता है, c पता है, तो आपको बच गया क्या, i। और i इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ से i कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ से i भी पता है, म्यू रिड्यूस मास निकाल सकते हैं आप, किसी भी जो भी मॉलिक्यूल देगा उसका, तो वहां से क्या कैलकुलेट होता है, r। ये एप्लीकेशन है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि हम R फाइंड कर सकते हैं, I फाइंड कर सकते हैं, B भी फाइंड कर सकते हैं अगर कुछ और दी गई है तो। बट यहाँ जो बात हो रही है वो B की हो रही है, तो सिंपल है, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस जो होती है, या सेपरेशन बिटवीन लाइंस जो होती है, वो कितने की होती है, 2b। ये तो फॉर एग्जांपल ऐसे बोल दिया, हमको ये याद रखना है, 2b। तो ये है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें इस तरीके से ट्रांजिशंस होती हैं। तो ध्यान रखेंगे, ट्रांजिशन, ये लाइन अलग चीज है और इन लाइंस के बीच का सेपरेशन अलग चीज है। ये इस और इस लाइन के बीच का सेपरेशन है 2b जो है, बट लाइंस के बीच की एनर्जी कितनी होगी, लाइंस की एनर्जी कितनी होगी, उसके लिए ट्रांजिशन एनर्जी बोलते हैं जिसे। तो ट्रांजिशन की एनर्जी के लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2bj+1, जो वैल्यू है ये 2b, 4b, 6b। तो 2bj+1 ही फॉर्मूला है, सिंपल। तो जिस j लेवल में है
उससे एक ज्यादा कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। जैसे कि इसका मतलब क्या था, तो जीरो लाइन की 0 से 1 की एनर्जी, ये ट्रांजिशन एनर्जी कहलाती है। तो 0 से 1 की एनर्जी कितनी होगी, तो 0 से 1 जा रहे हैं तो 0 to 1, तो एक वैल्यू हो गई 2b। 1 से 2 की एनर्जी कितनी होगी, तो 1 + 1 2 into 2 4b होगी। 2 से 3 की एनर्जी कितनी होगी, 6b होगी। ये तो हम यहां से भी निकाल ले रहे थे गेप से, बट आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि व्हाट इज द एनर्जी फॉर ट्रांजिशन बिटवीन J10 to 11। अब सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है भाई कि J10 to 11 के बीच में ट्रांजिशन हुआ है, तो इस ट्रांजिशन की एनर्जी कितनी होगी। तो ट्रांजिशन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया है 2bj+1। 10 से 11 में जा रहा है, j की वैल्यू 10 रखेंगे, तो 10 और 1 11, 11 दूना क्या होगा 22, तो ये हो जाएगा 22b। इस टाइप की चीजें जो हैं, इन दो, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको ध्यान रखेंगे। ये है एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल और ये है ट्रांजिशन एनर्जी फॉर वन लेवल टू अनदर लेवल। तो इस तरीके से रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये चीजें हैं। इसके बाद और भी चीजें हैं जो मैं भी डिस्कस करता हूं। अब हम बात करते हैं माइक्रो स्पेक्ट्रो की शॉर्टकट्स की। तो शॉर्टकट में आप लोगों को क्या करना है, कुछ चीजें याद रखनी है जिससे क्वेश्चंस बन जाए। तो देखिए जैसे b की वैल्यू है, बार बार पूछा जाता है b, मतलब सेपरेशन बिटवीन लाइंस दे दिया 50 सेंटीमीटर इनवर्स, 60 80 कुछ भी दे दिया, तो b निकालना पड़ेगा, i निकालना पड़ेगा, या जो भी है, अगर i दे दिया तो b निकालना पड़ेगा। तो b और i में जो डायरेक्ट रिलेशन है वो ये है कि ये आप ऐसे लिख सकते हैं 5.6 into 10⁻⁻16। ये पूरा सॉल्व है, h² 8π² i वाला जो रहता है। तो अगर जूल में वैल्यू दी पूछा है b की, ये b की वैल्यू जूल में दी गई है, तब i क्या होगा, और b की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में दी गई है, तब i क्या होगा। ये बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। 5.6 into 10⁻⁻69/i, बस आपको i की वैल्यू रखनी है, b निकल जाएगा, b की वैल्यू रखनी है, i निकल जाएगा। आप दोनों में से जो भी वेरिएबल जो भी पूछा गया है वो निकालेंगे। ध्यान ये रखना है कि b जूल में है तो ये फॉर्मूला, सेंटीमीटर इनवर्स में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2.8 into 10⁻⁻46। अब बात करते हैं म्यू की। तो म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास m1n2/m1+n2। इसकी जो यूनिट होगी वो 10⁻⁻27 kg में होगी। तो इसके लिए आंसर क्या है, देखिए CO की बात करें तो याद रख लीजिए CO का 11.4 into 10⁻27 kg, NO के लिए 12.9 into 10⁻20। ये सब में रहेगा भाई, सब में मैं लिखा नहीं हूँ, सब में काउंट होगा। CO का ये, NO का ये। वैसे HCl HBr HI का बहुत सिंपल है, HCl का 1.62 है, HBr उससे बड़ा है 1.64 है, HI उससे बड़ा है, उसका 1.66 है। बाकी जो यूनिट है वो इसी में रहेगी। तो म्यू अगर आपको याद है, आई अगर आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है आर को फाइंड करना या आर की वैल्यू निकालनी। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया कि 2b की वैल्यू सपोज 40 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर इनवर्स। b की वैल्यू यहाँ कितने रख देंगे 20, i यहाँ आ जाएगा, b यहाँ आ जाएगा, 2.8/20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.4 into 10⁻46 है, और ये और माइनस तो -47 हो गया। आपको वहां से क्या मिल गया i, और i इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर होता है। जो भी एटम की बात किया है वो एटम, जो भी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं वहां से आप उसका म्यू ले लेंगे। तो ये इस तरीके से सिंपल वे में बहुत जल्दी आप इनके आंसर्स कर सकते हैं। और जो पूछा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, माइक्रोवेव में, वो है इंटेंसिटी या रिलेटिव पॉपुलेशन। तो इंटेंसिटी निकालने का बोल्ट्जमैन जो फॉर्मूला है वहां से डिराइव्ड है, आपको पता है Nj/N0। किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब किस लेवल से किस लेवल के ट्रांजिशन में इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो रही है, वो रिलेटिव पॉपुलेशंस की बात चलती है। जैसे कि अगर पूछ दिया कि चौथे लेवल पे J = 4 में जो है पॉपुलेशन है, और J0 में है जो पॉपुलेशन, मतलब समझ लें कितने मॉलिक्यूल एक्साइट होके फोर्थ लेवल में गए, कितने मॉलिक्यूल एक्साइट होके थर्ड लेवल में गए, ये जो है वो होती है पॉपुलेशन। तो वो निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, वेयर Gj जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं डीजनरेसी। डीजनरेसी से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। तो डीजनरेसी जो होती है इसके लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है 2J+1। तो 0th लेवल में डीजनरेसी क्या होगी 1, फर्स्ट लेवल पे डीजनरेसी क्या होगी 3, थर्ड लेवल पे डीजनरेसी क्या होगी 3 into 2 6 + 1 7। दिस इज कॉल्ड डीजनरेसी, मतलब कितने एनर्जी लेवल्स जो हैं वो आपस में सेम एनर्जी वाले हैं, कितने ऐसे क्वांटम स्टेट्स हैं। तो वह है डीजनरेसी, जिसकी वैल्यू हम ये रखेंगे। मैक्सिमम पॉपुलेशन, क्वेश्चन आता है कि किस लेवल पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है
रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसका फॉर्मूला होता है Jmax इक्वल्स टू kT/2b माइनस हाफ, ये जूल में है, और kT/2bsc माइनस हाफ ये किसमें है, सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर b की वैल्यू दी गई है और अगर जूल में दी गई है तो ये फॉर्मूला है। तो वहां से क्या निकल जाता है, Jmax मतलब कौन सा ऐसा जी लेवल है जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन है। इसके लिए भी शॉर्टकट है, अगर सेंटीमीटर इनवर्स में आया है, जूल में भी आया तो सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो Jmax इक्वल्स टू 105/b माइनस हाफ। मतलब ये सब सॉल्व नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है, 300 केल्विन पे ही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ शॉर्टकट में है 105/b 105/b। b की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, 2bc, 2b कहाँ से पता चलेगा, क्वेश्चन में दिया होता है कि सेपरेशन बिटवीन लाइंस कितनी है, b की वैल्यू 20 है तो 105/20 माइनस हाफ, सीधा आंसर आ जाएगा Jmax का लेवल। और वो अप्रोक्सीमेट आपको हमेशा होल नंबर का लेवल लेना होता है, जैसे आगे आपका 7.2 तो वो 7th लेवल हो गया, ऐसा जो भी क्लोज होता है उसके। एंड इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सिंपल फॉर्मूला ये है भाई। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि B की वैल्यू चेंज होती है। जैसे कि अगर हम HCl की बात कर रहे हैं, HCl की रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी जा रही है, लेकिन अगर क्या होगा कि कुछ अमाउंट उसमें क्या मिला दिया जाए, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम, या क्लोरीन 35 की जगह क्लोरीन 37, तो आइसोटोपिकली उनका क्या होगा, मास चेंज होगा। मास चेंज होगा तो रिड्यूस मास चेंज होगा। तो सिर्फ चेंज क्या होगा, रिड्यूस मास होगा। बी में बी का जो फॉर्मूला होता है h²/8π² i और J+1 जो होता है, ये जो फॉर्मूले की बात चल रही है, इसमें क्या चेंज होगा, सिर्फ आई में क्या है, वो भी म्यू आर, लेंथ तो चेंज नहीं होगी, HCl और DCl के बीच की लेंथ चेंज नहीं होगी। तो जब भी आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे HCl की जगह DCl ड्यूटेरियम क्लोराइड ले लिया, तो उस केस में फॉर्मूला बनता है ये। तो B1/B2 इक्वल्स टू μ2/μ1। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ I और म्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए B1 है तो ये μ1 है, और बाकी चीजें कांस्टेंट है, वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का ये हो गया माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के वो सारे टर्मिनोलॉजी, वो सारी चीजें जिससे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हम जल्दी जल्दी इनके आंसर कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीजें हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पूछता है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। देखिए कौन से एक्टिव है कौन से इनएक्टिव है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो वो भी जरूर देखें। और यहाँ पर जो मैं बात करूँ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, जैसे कि क्वेश्चन आया था लास्ट हायर एजुकेशन का जो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि H2O मॉलिक्यूल में कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है फॉर्मूला। H2O मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ एटम 3 है, तो 3n, ये फॉर्मूला है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं इसको। तो वाइब्रेशन के लिए 3n-5 और 3n-6। -5 वाला किसके लिए होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है। -6 किसके लिए, अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है। जैसे H2O जो क्वेश्चन में आया था वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, बेंट मॉलिक्यूल है, तो 3 एटम है। तो इसके लिए अगर हम फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 × n, तो 3 × 3 - 6, तो ये 9 - 6 कितना होगा, 3 इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से। और भी क्या है, एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल लेवल। इसकी जो वाइब्रेशनल लेवल है, जैसे कि रोटेशनल में हम J से डिनोट करते थे, वाइब्रेशन में हम V से डिनोट करते हैं। ये तो V = 1, V = 0, V = 2, ये वाइब्रेशनल लेवल्स है। और वाइब्रेशनल लेवल्स की जो एनर्जी होती है V + ½ hν। V की वैल्यू 0 है तो ½ hν, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी है भाई, ½ hν। इसकी कितनी हो जाएगी, 3/2 hν। इसकी कितनी हो जाएगी, 5/2 hν। इस तरीके से वैल्यू यहाँ से आती है। एक चीज आप देखेंगे, जब भी ट्रांजिशन होता है, क्योंकि इनका सरेक्षण रूल क्या है, ∇V = ±1। ये भी अपने से एक ऊपर या अपने से एक नीचे में ही ट्रांजिशन कर सकता है, डायरेक्ट 2 या 3 में जंप नहीं कर सकता। तो रोटेशनल में भी और वाइब्रेशनल में भी, रमन में अगर हम देखें तो उसमें जो ट्रांजिशन होता है वो 2 लेवल का होता है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। बट यहाँ वाइब्रेशन की जो बात है उसमें जो ट्रांजिशन होता है वो एक ही लेवल के बीच में होता है। तो ये हो गया ट्रांजिशन, ये हो गया ट्रांजिशन। इनके और इनके बीच का गैप कितना है, ये ½ hν, 3/2, तो ये ½ hν होगा। इनके बीच का भी ½ hν। तो इसमें जो ट्रांजिशन की एनर्जी होती है, जो कि उसमें कितनी थी, 2BJ+1 ट्रांजिशन एनर्जी, जो J बदलने पे उसकी एनर्जी बदलती थी। बट इसमें किसी भी लेवल में ट्रांजिशन हो, ट्रांजिशन की एनर्जी ऑलवेज कितनी रहेगी, ½ hν। ये बहुत अच्छी बात है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के कॉन्सेप्ट में, कि सिंपल है कि जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में ट्रांजिशन होगा 1D SHO में, हमेशा वो एनर्जी जो होगी
वो कितनी होती है भाई, हाफ एच न्यू की। और न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, जिसको हम इससे भी डिनोट करते हैं, न्यू इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर के बाई न्यू। के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, ऐसा आपको मालूम होगा। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास। तो ये है न्यू, ये म्यू इज रिड्यूस्ड मास, न्यू क्या है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी से ही क्या निकलती है, एनर्जी, वो भी ट्रांजिशन की एनर्जी हाफ एच न्यू। और ये वाली जो है एनर्जी लेवल, अगर आपको पूछ दिया सातवें वाइब्रेशन लेवल की एनर्जी कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो सातवें की लेवल की एनर्जी कितनी है, दिस इज 7 प्लस हाफ, तो कितना हो जाएगा 15/2। तो 15/2 एच न्यू जो है वो सातवें लेवल की एनर्जी हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से हमको एनर्जी मिल गई, अब ट्रांजिशन एनर्जी मिल गई। जैसे हमने रोटेशन में देखा था रिलेटिव पॉपुलेशन, इसमें भी निकलता है NV/N0। यहाँ पर G भी होता है, G इज द डिजनरेसी, बट इस केस में जो वाइब्रेशन के केस में डिजनरेसी होती है वो कितनी होती है, 1। तो वो हटके वो कॉन्सेप्ट सिंपल ये है, e⁻ℏ/kT। इस फॉर्मूले से ही डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव पॉपुलेशन। और एक चीज इसमें आती है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि उसमें भी था। तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इसमें हुआ तो क्या रिलेशन बनेगा दोनों एनर्जीज के बीच का या न्यू के बीच का। तो न्यू क्या है, ये है, अगर हम देखें तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ 1 या न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ रूट ऑफ म्यू। तो हम देख सकते हैं यहाँ रूट आ गया है, जबकि बी वाले केस में रूट नहीं था। तो यहाँ अगर हम करेंगे न्यू1/न्यू2, मतलब एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे की, अगर HCl का है और दूसरा DCl है तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर μ2/μ1 ये होगा। जबकि उसमें क्या था, V1/V2 इक्वल्स टू μ2/μ1, तो इसमें बस रूट आ जाता है। ये आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है। इसमें क्या करता है, जैसे बोल दिया HCl की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी x है, तो DCl की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो HCl की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी x और DCl की पूछा है, तो D का जो रिड्यूस मास है और इसके रिड्यूस मास में इसका वो डबल होगा, तो वहां पर 2 आ जाएगा, तो √2 आ जाएगा, तो वहां से आंसर निकल जाएगा x/√2। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ से आप बाकी ट्रांसफर और कैलकुलेशन तो आपको करना ही है, मैं तो फॉर्मूला बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये चीजें करनी है। तो ये है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। रही बात वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मैं फिजिकल स्पेक्ट्रा बता रहा हूँ, इनके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में और भी चीजें हैं, जैसे कि किस रीजन पे किस टाइप का बॉन्ड जो है वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उसकी, है ना। ये सारी चीजें जो है आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, सिंपल लिखेंगे तो वो एक पेज आ जाएगा जिसमें सबकी लिस्टिंग की गई है कि जैसे C∼ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, C∼N की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो फ्रीक्वेंसी आप याद करके रख लीजिए, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि मैंने जो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं, उसमें उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया है कि OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में एक क्वेश्चन आया था जिसकी होती है 3300 सेंटीमीटर यूनिवर्स। तो वैसे ही जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो आप गूगल कर लीजिए, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ मॉलिक्यूल, एक लिस्ट आ जाती है, इमेज फाइल में आप देखेंगे, वो लिस्ट आप याद कर लीजिए। वो तो बात हो गई ऑर्गेनिक मोड से, बट यहाँ जो बात हो रही थी कैलकुलेशन की, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से इन चीजों से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चंस आते हैं। ये पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर आपको वाइब्रेशन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आप देखिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैंने पहले ही बता दिया है, पहले वाले देखिए दोनों पार्ट में एक साथ डाल रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, तो पहला वाला पार्ट भी आप जरूर देखें, उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखें। तो पहले वाले पार्ट में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट ऑल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रमन एक्टिव हो जाते हैं अगर उनकी पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है। तो रमन एक्टिव तो होते हैं, बट रमन है क्या, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो सिंपल है, जब भी कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो जो एब्जॉर्ब करता है वो अदर स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं, जैसे रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये सारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो तो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है। बट ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज स्कैटरिंग फिनोमिना, ठीक है। ये कौन सा फिनोमिना है, स्कैटरिंग, कि जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो कुछ लाइट जो है स्कैटर्ड भी होगी, जिसकी एनर्जी एक्चुअल लाइट की जो एनर्जी थी उससे या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी, क्योंकि या तो मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब करता है, मॉलिक्यूल उसके साथ जब रिएक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो इंटरेक्शन के बीच में जब क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत एनर्जी कम ज्यादा होती है, एकदम माइन्यूट चेंज होता है, और उसी माइन्यूट चेंज पे उन्होंने पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रिएट कर दी सीवी रमन जी ने। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वही देख रहे हैं। तो ये जो लाइन रिले लाइन जो बोलते हैं, ये वो है कि जब कोई मॉलिक्यूल
देखेंगे जब ये अगर अलग अलग लेवल है, जब कोई मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है, जब वापस आता है तो सेम एनर्जी की लाइट जो है वो इमिट करता है ऊपर से नीचे आते वक्त, तो ये तो हो गई रिले स्कैटरिंग बोलते हैं इसको। बट जब क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब करता है और वापस आते समय जो है एनर्जी इमिट करते वक्त पूरे नीचे लेवल तक नहीं, मतलब उतनी एनर्जी पूरी की पूरी रिलीज नहीं करता है, तो वहां पर क्या आ जाती है, एनर्जी डिफरेंस आ जाती है। तो वो जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को उन्होंने समझाया कि अगर ज्यादा एनर्जी के साथ आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंटी स्टोक्स लाइन, ये है मोर एनर्जी वाली लाइंस, और अगर कम एनर्जी के साथ आ रहा है तो वो कहलाता है स्टोक्स लाइन। और रही बात इनके बीच सिलेक्शन रूल की कि कौन से जे लेवल, अगर स्टोक और एंटी स्टोक की बात कर रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा में, रमन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में, तो जो जे लेवल्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है और उनके बीच का जो ट्रांजिशन का सिलेक्शन रूल है वो क्या है, तो वो है डेल जे इक्वल टू प्लस माइनस 2। मैंने बताया था जैसे रोटेशनल में, प्योर रोटेशनल में क्या होता है, डेल जे प्लस माइनस 1, एक लेवल ही अप डाउन होता है, यहाँ 2 लेवल अप डाउन होगा। अगर 0 से 2 हो सकता है, 2 से 4 हो सकता है, 4 से 6, इसमें भी देखिए 2 से 0 या 4 से 2 या 6 to 4 ऐसा हो सकता है। और रही बात रमन शिफ्ट की, तो रमन शिफ्ट क्या होता है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जब ये ट्रांजिशन हो रहा है तो उनके बीच में कितने का एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज ट्रांजिशन एनर्जी या रमन शिफ्ट, दे आर कॉल्ड रमन लाइंस। अब ये रमन लाइंस की एनर्जी कितनी है वो आप देखेंगे, यही है रमन लाइंस रमन शिफ्ट। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, प्लस माइनस 4bj 3/2। अब 0 से 2 में जा रहा है, ठीक है, तो j की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो 0 प्लस 3/2, तो ये हो गया 3/2 इंटू 4b, 2 कैंसिल होगा, 3 इंटू 2 6, तो फर्स्ट वाला आया कितने पे 6b पे, पहला लाइन। दूसरा पहला एंटी स्टोक लाइन आ गया 6b पे, दूसरा एंटी स्टोक लाइन आएगा 10b, कैसे, यहाँ j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/2। मतलब आप इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको 6b 10b 14b आएगा, ये भी -6b -10b -14b, ये जो लाइंस आ रहे हैं। अब बात ये हो रही है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस का मतलब ये कि ये तो रिले लाइन है और पहले एंटी स्टोक लाइन और रिले लाइन के बीच अगर ये 0 है तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 6b का है। वैसे पहले एंटी स्टोक लाइन और दूसरे एंटी स्टोक लाइन के बीच का डिफरेंस कितना है 4b है, आगे भी 4b होगा और ये कंटिन्यू रहता है 4b। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हमेशा पहले स्टोक लाइन और पहले एंटी स्टोक लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है वो 6b होती है और बाकी की जो स्पेसिंग है वो कितनी होती है 4b होती है। इससे आप क्या मतलब निकालेंगे, इसका मतलब ये है कि जब क्वेश्चन आएगा कि कॉन्सेक्यूटिव लाइंस के बीच की गैपिंग सपोज 100 सेंटीमीटर इनवर्स है तो b की वैल्यू क्या होगी, तो 100 सेंटीमीटर इनवर्स है तो आप देखेंगे कॉन्सेक्यूटिव लाइंस के बीच की गैपिंग कितनी होती है 4b, तो 4b की वैल्यू 100 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/4 मतलब 25, वहां से b निकल जाएगा। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है हमको b निकालने से मतलब है। तो ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और b निकल गया तो बाकी वही जो हमने माइक्रो स्पेक्ट्रा में किया था वही सारी चीजें इसमें भी होंगी, ठीक है। तो बस इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि रमन शिफ्ट क्या चीज है, रिले लाइन क्या है, ये वही एनर्जी जितनी एनर्जी लेकर एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है उतनी एनर्जी हीट करता है, दैट इज रिले लाइन। बट स्कैटरिंग जब होगी तो अगर ज्यादा एनर्जी के साथ आ रही है लाइन तो वो क्या है एंटी स्टोक्स लाइन, और कम एनर्जी के साथ लाइन आ रही है तो वो क्या है स्टोक्स लाइन। तो ये पूरा है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ध्यान रखेंगे 6b क्या है, फर्स्ट लाइन और रिले लाइन के बीच की गैपिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बीच की गैपिंग कितनी है 4b। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और सिलेक्शन रूल भी ध्यान रखेंगे +-2 है। इस तरीके से ये मैंने तीनों चीजें आपको बता दी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और रमन स्पेक्ट्रा, ये तीनों स्पेक्ट्रा से क्वेश्चंस आते हैं। अगर मेरे पास समय रहा तो बिल्कुल आगे जो है मौजूदा एनएमआर इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूंगा। बट आपको पता है कि एग्जाम बहुत पास है तो आप लोग बस तैयारी कीजिए और मैं आप लोग को बहुत बहुत विश करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए ताकि आप सेलेक्ट हो जाएं। ओके, थैंक यू सो मच।